दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का सारा वो क्वेश्चन कंप्लीटली करवाने वाला हूं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे फ्री में मैराथन क्लास को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। सारे स्टूडेंट्स जल्दी से हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके शाम के 6:30 बजे हमारे साथ मुलाकात करेंगे हमारा मैराथन क्लास में। तो आइए सर हम लोग एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। बस आप लोगों को चुकू मुकू बैठकर सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों हमारे स्टोरी को सुनना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सर, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो किए थे 1998 में किया था। कहां पे? पोखरण में किया था। कहां पे मेरे भाई? याद रखिए कहां पे? पोखरण में। और पहला अगर आपसे पूछा जाएगा तो तारापुर याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है, याद रखना है। दूसरा हमारा क्या जाएगा सर? पोखरण में। और हमारा कब किया था? तो पूरा डेट याद रखिएगा 11 मई 1989 को। चलिए सर कहां पे? राजस्थान के पोखरण जिले में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? मेरे भाई ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू होती है 1984 में। आखिर क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार? थोड़ा सा स्टोरी को सुनिए मेरे दोस्तों। हमारे देश में 1984 में एक घटना घटती है। आखिर वो घटना क्या है जिसको हम लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं? तो गौर कीजिएगा। एक समय मेरे दोस्तों हमारे सिखों का जैसे हिंदुओं का मंदिर है, इसी तरह से मुसलमानों का मस्जिद है, इसी तरह से हमारा सिख भाई का अपना चर्च होती है। जिसे हम लोग ईसाई धर्म का चर्च होता है तो सिख धर्म का अपना होती है मेरे गुरुद्वार। तो एक बार भाई एक आदमी आते हैं और बताता है कि हमें कुछ दिन रहने के लिए क्या आप लोग इस जगह को देंगे? तो लोगों ने कहा भाई जो लोग थे, हमारा जो पंजाबी लोग होते थे, सिख लोग, वो काफी वफादार होते थे और काफी सिंपैथी होती है। उन्होंने कहा ठीक है भाई रहिए। और मेरे भाई रहते वो लोग क्या किए? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 इस तरह से हो गए। और होने के बाद वो दूसरे देशों से हथियार लाकर इस हमारे गुरुद्वार में भर्ती चले गए। अब लोगों ने कहा कि देखो आप यहां से निकल जाओ। लोगों ने कहा कि देखो आप यहां से आप लोग निकल जाइए, जितना देर रहने के लिए मैंने दिया अब यहां से निकल जाएं आप लोग। तो मेरे दोस्तों वो लोग क्या करने लगे? ये लोग पर हमला करने लगे जो जगह दिए थे रहने के लिए। तब ये लोग क्या किए? जो हमारा सिख भाई है ये इनके विरोध में ऑपरेशन ब्लू स्टार छेड़खानी कर दिए और मेरे भाई इस तरह से मंदिरों को मेरे दोस्तों तोड़ने से बचाया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑपरेशन ब्लू स्टार। सुनिएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 1 से 8 जून 1984 को, याद रखिएगा, अमृतसर पंजाब भारत स्थित हरि मंदिर साहब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरवाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया एक क्या है? अभियान है। याद रखिएगा मंदिरों को क्या करने वाला था भाई? ये लोग उड़ाने वाले थे पर उड़ाने से बच गए मेरे भाई। उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ऑपरेशन ब्लू स्टार। दलित पैंथर्स किसे कहते हैं मेरे भाई? दलितों पर हो रहे अत्याचार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दलित पैंथर कहते हैं। दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलित युवाओं का एक संगठन है। दलित पैंथर्स क्या है सर? ये कहां से शुरू हुई थी? तो महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। दलित पैंथर महाराष्ट्र के दलित युवाओं का एक संगठन है। इसका गठन 1972 में किया गया था। कब किया गया था मेरे भाई? 1972 में किए गए थे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था जातिवाद, छुआछूत व इन आधारों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ना। देखिए मेरे भाई हमारे देश जब आजाद नहीं हुई थी तब से ही हमारे दलितों पर काफी अत्याचार होता आ रहा है और आज भी हो रही है। तो दलित युवाओं ने कहा अरे भाई हम लोग कब तक सहते रहेंगे? हम भी तो हिंदुस्तान वासी है, हम भी तो एक इंसान है, पर लोग हमसे घृणा क्यों कर रहे हैं? जातिवाद क्यों कर रहे हैं? हमें लोग गिरी नजर से क्यों देखते हैं? चलिए भाई इसके विरोध में एक मोर्चा निकालते हैं। इसी मोर्चा को हम लोग नाम दिया गया क्या? दलित विद्रोह। क्या मेरे भाई? दलित पैंथर्स। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य था कि जातिवाद, छुआछूत इन आधारों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ना और भारतीय संविधान में इन कुरीतियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रावधान। और मेरे भाई जो हमारे दलित पैंथर्स के लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी संविधान में कुछ प्रावधान होने चाहिए जिसमें हमारे साथ जो अत्याचार हो रही है उस अत्याचार को रोका जाए। सरकारी नीति और कानूनों का लागू करना था और कहा विशेष दर्जा हमें सभी को देना चाहिए। हमें गिरी नजर से आप लोग देख रहे हैं तो इसके लिए हमें विशेष दर्जा भी देना होगा जो हमारे SC और ST के अंतर्गत आती है। तो ये है हमारा दलित पैंथर्स।
अगला क्वेश्चन है सर कि किस वर्ष भारत के किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 1992 में ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। कहां से? तो बताएंगे सर 1992 में आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन था? तो बताएंगे सर फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के दो मात्र ऐसा राष्ट्रपति जिसकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। भारत का दो ऐसा राष्ट्रपति जिसका मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, यह भी पूछा गया है मेरे भाई। तो पहला फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा जाकिर हुसैन, दोनों को याद रखिएगा जिसकी मृत्यु उनके शासनकाल में ही हुई है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? आखिर भारतीय संविधान के कौन से संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम से जाने जाते हैं? तो बताएंगे सर 42वें संविधान संशोधन को। आखिर 42वें संविधान संशोधन में है क्या? तो बताएंगे मेरे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन कब हुई थी? 1976 को। और 42वें संविधान संशोधन में 4 गो शब्द जोड़ा गया था। याद रखिएगा कितना को मेरे भाई? 4 गो शब्द जोड़ा गया था, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो इसका स्थापना कब हुआ था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया मेरे भाई? तो बताएंगे सर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। याद रखिए मेरे भाई, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे सर दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। एक बात और याद रखिएगा मेरे शेर उस्तरनियों, हम सभी को पता है कि पहले मौलिक अधिकार 7 था, अब वर्तमान में हो गया सर 6। एक को हटा दिया गया। आखिर किसको हटाया मेरे भाई? तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया। किसको मेरे दोस्तों? याद रखिए संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अच्छा, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन कब होती है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर 44वें संविधान संशोधन होता है 1978 को। कब होता है? 1978 को हमारा 44वें संविधान संशोधन होती है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा मेरे भाई, आखिर हटाया गया संपत्ति का अधिकार को हटाया गया, लेकिन कहीं तो रखा गया। तो कहां रखा गया मेरे भाई? विधि अधिकार में। कहां पे? विधि अधिकार में। मौलिक अधिकार से निकाल करके इसको कहां रखा गया? विधि अधिकार में। अच्छा, कौन सा अनुच्छेद के द्वारा, कौन सा अनुच्छेद में बताया गया मेरे भाई? तो बताएंगे सर अनुच्छेद नंबर 300 के क में। कहां पे? अनुच्छेद के 300 के क में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? इतना सारा डेफिनेशन के साथ में इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा, छोड़कर आना नहीं है भाई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया था? तो बताएंगे सर हमारा 352। और बिना राष्ट्रपति की अनुमति लिए आप आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? पूरा डेट याद रखिएगा, 25 जून 1975 को, जब हमारे देश में आपातकाल लागू किया जा रहा था। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइएगा सर इंदिरा गांधी। क्या बताना है? देश में जब हमारे पहली बार आपातकाल लागू किया जा रहा था उसमें देश के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा इंदिरा गांधी। अगर राष्ट्रपति पूछा जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। भारत में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन में आते हैं ताशकंद समझौता कब और किसके बीच हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1966 को। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो बताएंगे सर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। और ये जो समझौता थी ये हमारा 1966 को समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। एक शांति समझौता था। और हमारा जो ताशकंद की जो समझौता है यह पूरी तरह से क्या था मेरे भाई? तो बताएंगे सर ये पूरी तरह से हमारा शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। आप सभी को पता होगा मेरे भाई कि भारत ने भी परमाणु हथियार बनाए थे, और ये तो एक्चुअली बाद में बनाया था, लेकिन उस समय भी उनके पास बहुत हथियार थे, पाकिस्तान के पास और भारत के पास भी बहुत सारे हथियार थे। यह एक शांति समझौता था इसलिए क्योंकि इसमें एक दूसरे को बताया जा रहा था कि हम लोग एक दूसरे को कभी हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों के शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। और अगर आप
और हमारे देश के बीच में, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए तो इस विवाद का उत्पन्न जो होगी इसकी इस कारण से हुआ है, इसमें हम लोग आपसी में बैठकर बातचीत करेंगे और इस झगड़ा का समाधान निकालेंगे, ना कि हम लोग एक दूसरे पर हमला करेंगे। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि ताशकंद समझौता के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति के उद्देश्य क्या थे? अगर आपसे पूछा जाएगा विदेश नीति के 2 उद्देश्य बताएं, तब भी यही आपको आंसर लिखना है। विदेश नीति के 2 उद्देश्य बताएं, तब भी आपको यही आंसर करना है भाई। देखिए, सबसे पहला लिखना है मेरे भाई, संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। सबसे पहले लिखना है क्या? संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना या तो बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। अब मेरे दोस्तों दूसरा क्या करना है? क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था सर हमारा तेज गति से आर्थिक विकास करना। और विदेश नीति अगर हम लोग करेंगे, हम लोग एक दूसरे का देशों के साथ टाइप रहेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा? व्यापार बहुत आगे बढ़ेगी। इससे हमारा क्या होगा मेरे भाई? व्यापार हमारा काफी आगे बढ़ेगा। ये था सर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारा विदेश नीति, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किए गए थे। भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम भारत का प्रधानमंत्री भी कौन रहा? तो बताएंगे सर, वो हो जाएगा हमारा कौन? तो हमारा याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आता है सर कि विदेश नीति से आपको क्या समझ में आता है? जब एक देश विभिन्न देशों के साथ, जब एक देश दूसरे देश के साथ या उससे ज्यादा देशों के साथ, जब एक देश विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है, उन नीतियों को सामूहिक रूप से विदेश नीति कहा जाता है। जब हम पाकिस्तान के साथ, हम चीन के साथ, हम अमेरिका के साथ जब विदेश नीति अपनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी जितने सारे इस दुनिया पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएनओ है, सिंटो है, सीटो है, नाटो है, जितने सारे संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय समस्या के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? विदेश नीति कहते हैं। सफेद क्रांति क्या है? तो भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की भारी सफलता को देखने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। सफेद क्रांति का संबंध किससे मेरे दोस्तों? तो दूध उत्पादन से। याद रखिएगा, किससे है? दूध उत्पादन से। और भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। तो हरित क्रांति 1960 में होती है। कब होती है मेरे भाई? 1960 के दशक में होता है हमारा क्या? हरित क्रांति। कब होती है हमारे देश में हरित क्रांति? शुरुआत कब होती है? 1960 के दशक में। तो हरित क्रांति में इतना प्रगति हुआ, इतना विकास हुई कि सरकार को लगने लगा कि अब हमें दूसरा योजना तैयार करना चाहिए। तो कहा क्या भाई? तो कहा कि चलो हम लोग सफेद क्रांति के नाम से दूध पर बढ़ावा देते हैं, क्योंकि दूध हर दिन प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है ना। तो सरकार ने दूध पर ध्यान देने लगा। तो हरित क्रांति की भारी सफलता को देखने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। ऑपरेशन फ्लड की पूरी तरह से क्या कर दिया? शुरुआत कर दिए, जिसे सफेद क्रांति के रूप में जाना जाने लगा। याद रखिएगा, जिसे हम लोग किससे जानते हैं? श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने का उद्देश्य था। सीधा सीधा याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिससे क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसे हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। अब अपने मन से भी लिख सकते हैं भाई, जरूरी नहीं कि यही आपको डेफिनेशन लिखना है। अगला सर, योजना आयोग क्या है? मेरे दोस्तों, योजना आयोग का नाम अभी मोदी सरकार ने बदल करके क्या रख दिया भाई? नीति आयोग। क्या रख दिया? नीति आयोग। यह कब चेंज हुआ था मेरे भाई? 2015 में। इसको याद रखिएगा। हमारा नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया? नीति आयोग। ध्यान से सुनिएगा, योजना आयोग का क्या है भाई? तो भारत के स्वतंत्रता होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। अब भारत जैसे ही आजाद हुई 1947 में, इसके बाद सरकार ने कहा कि चलो कोई स्कीम तैयार किया जाए जिससे हमारे देश की विकास हो, जिससे हमारे देश क्या करे? डेवलप करे, गांव-गांव तक क्या हो सके? विकास हो सके। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाई चलो हम लोग योजना आयोग की शुरुआत करते हैं, योजना स्कीम की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो भारत के स्वतंत्र होते ही योजना आयोग के अस्तित्व में आया। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में होती है। अब हमारा जो योजना आयोग है, इसकी जो शुरुआत होती है मार्च 1950 को इसकी शुरुआत
होती है। भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। ये भारत सरकार के जितने सारे प्रस्ताव थे, सारे प्रस्ताव को मिलाकर के मेरे दोस्तों हमारा ये योजना तैयार किया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और हमारा योजना आयोग पूछे या तो नीति आयोग पूछे, इसका जो अध्यक्ष होता है वह देश का प्रधानमंत्री होते हैं। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा? भारत अपने विकास के लिए, भारत तो आजाद हो गई, भारत को तो स्वतंत्रता मिल गया, लेकिन भारत अब अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा यह फैसला करने के लिए इस संस्था में प्रभावशाली भूमिका निभाई गई। भारत जो पूरी तरह से आजाद हो गई, भारत पूरी तरह से आजाद तो हो गए, पर अपने विकास किस राह से करेंगे, विकास में कैसे प्रगतिशील करेंगे, इसके लिए जो योजना अपनाई गई थी उसे हम लोग बोलते हैं योजना आयोग। आज मोदी सरकार ने इस योजना आयोग का नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को इस नाम को रख दिया क्या? नीति आयोग। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बॉम्बे प्लान क्या है। याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि बॉम्बे प्लान आखिर है क्या, तो बताएंगे सर 1944 का मेरे भाई 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया। यानी मेरे भाई जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उसी के लिए था क्या? बॉम्बे प्लान। ये गरीब बंदों के लिए, हम और आपके जैसे लोगों के लिए नहीं था ये बॉम्बे प्लान। 1944 में उद्योगपति के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाएं और इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार फैक्ट्री के क्षेत्र में तथा आर्थिक निवेश यानी कैसे पैसा अर्जित करे, इसके लिए बड़ा सा कदम उठाए, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? बॉम्बे प्लान। अगला सर मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको पता होगा। हरित क्रांति तो आप लोगों को पता ही होगा मेरे दोस्तों, मैंने कितना सुंदर तरीके से ज्योग्राफी में हम आप लोगों को बताया था हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1960 के दशक में भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई एक तकनीक है। 1960 से पहले हमारे किसान भाई की प्रगति सही नहीं थी मेरे दोस्तों, उनकी उन्नत बीज नहीं थी, अच्छे सिंचाई का रास्ता नहीं था, बड़े बड़े मेरे दोस्तों खेतों को जोतने के लिए लोग हल का प्रयोग करते थे। तो इन सब तकनीकों को मेरे दोस्तों हटा करके जब एक नया टेक्नोलॉजी आया और हमारे कृषि के क्षेत्र में काफी विकास हुए, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? हरित क्रांति, जिसमें हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया गया, खरपतवार को निकालने के लिए एक मशीन लाया गया जिससे हम खरपतवार को निकाल सके, है ना। तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई तकनीक थी। इसके अंतर्गत अपने देश की कृषि में आधुनिक विकास के लिए उन्नत बीज, कीटनाशक, जैसे कोई भी पौधे में मान के चलिए कीड़ा लग गया है तो उसको कीटनाशक से छिड़काव करना होगा, और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग के परिणाम स्वरूप अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के कारण ही मेरे दोस्तों 1960 के दशक में भारत में कृषि व्यवस्था बहुत ही मजबूत हो गई और इतना विकास किए। हरित क्रांति के कारण हमारी कृषि व्यवस्था 1960 के दशक में इतने विकास हुई कि लोगों ने अनुमान नहीं लगा सका कि आखिर इतना विकास हो जाएगी, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन है सर, भारत के 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताएं। तो बताएंगे सर कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाजवादी पार्टी। समाजवादी का छाप क्या है मेरे भाई? तो बताएंगे सर समाजवादी पार्टी का छाप है सर साइकिल छाप, और भारतीय जनता पार्टी का पता होगा कमल फूल छाप, कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पता है, कांग्रेस पार्टी का मेरे दोस्तों हाथ छाप, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे मेरे दोस्तों? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, कामराज योजना क्या उद्देश्य क्या है? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अपने सरकारी सेवा छोड़कर कांग्रेस संगठन के लिए काम करें ताकि कांग्रेस को फिर से मजबूती मिल सके। देखिए मेरे भाई कामराज योजना क्या है? कामराज योजना क्या है? जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से 1969 को पूरी तरह से कांग्रेस टूट गई थी और टूटने के बाद फिर से जब उन्होंने मेरे दोस्तों जुड़ने की प्रस्ताव रखा और अपने कामकाज, जो व्यक्ति जिस काम में मशहूर थे उस काम को छोड़ करके जब कांग्रेस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा समय को बिताएं, तो इस तरह से मेरे दोस्तों योजना को हम लोग क्या बोलते हैं? कामराज योजना। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि भारत में 1947 के चुनाव के बाद किस प्रधानमंत्री बनाया गया?
तो बताएंगे सर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाए गए थे। किसका? तो बताएंगे सर जनता पार्टी का। जनता पार्टी का गठन कब होती है? 1977 के। अगला प्रश्न पे आते हैं सर 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी तथा भारतीय जन संघ के चुनाव चिन्ह क्या है? 1952 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत का प्रथम आम चुनाव होती है हमारा 1992 में 52 को। 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी थी। पहले कांग्रेस का जो अभी ना कांग्रेस का छाप है हाथ छाप, नहीं, कांग्रेस का पहला था मेरे दोस्तों 2 बैलों की जोड़ी, और भारतीय जनसंघ के चुनाव चिन्ह दीपक था। और भारतीय जनसंघ की जो चुनाव चिन्ह थे वो क्या था? दीपक था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला सर एक दलीय प्रभुत्व किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों एक दलीय प्रभुत्व का मतलब होता है कि जब कोई पूरे शक्तिशाली बन जाए, जैसे अमेरिका, ठीक है, तो किसी भी देश में बहुत सारे दलों का होना, वो किसी भी देश में बहुत सारे दलों का होना, लेकिन उन सब दलों में एक का दबदबा सबसे ज्यादा होना एक ध्रुवीय प्रभुत्व कहलाता है। तो किसी भी देश में बहुत सारे दलों का होना परंतु बहुत सालों तक एक ही पार्टी का वर्चस्व होना एक दलीय प्रभुत्व कहलाता है। जैसे मेरे भाई 1952, याद रखिएगा 1952 नहीं मेरे भाई, 1885 से लेकर 1969 तक कांग्रेस का दबदबा रहा। इसके बीच में बहुत सारी पार्टियां आए, लेकिन इस पार्टी में से सबसे ज्यादा अगर प्रभाव रहा, सबसे ज्यादा अगर दबदबा रही तो कांग्रेस पार्टी का था। तो कांग्रेस पार्टी को क्या कहा गया? एक दलीय प्रभुत्व, याद रखिएगा। अगला है सर भारत की आजादी से पहले किन्हीं 3 देशी रियासतों के नाम लिखे। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों 1953 को। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य मेरे भाई आंध्र प्रदेश। याद रखिए भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य क्या था? आंध्र प्रदेश। और याद रखिए कब गठित हुआ था? 1953 को। और इस समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फजल अली। याद रखिएगा क्या हो जाएगी सर? फजल अली। ये क्वेश्चन आता है, इस चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार क्यों कहा जाता है? आखिर महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर के, दक्षिण अफ्रीका में जाकर के रंगभेद की नीति पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक इसी तरह से वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि 1928 के बरदोली सत्याग्रह के समय ग्रामीण महिलाओं के द्वारा दी गई, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में मिली है। कहां पे? बरदोली आंदोलन में, बरदोली सत्याग्रह के समय ग्रामीण महिलाओं ने ये ग्रामीण महिलाओं ने ये सरदार की उपाधि दिया गया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी भूमिका निभाई थी, इस कारण से दिया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि भारत में किसे लौह पुरुष की संज्ञा दिया गया? भारत में आखिर लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। आखिर सरदार पटेल को ही हम लोग लौह पुरुष के नाम से क्यों जानते हैं? आखिर सरदार पटेल के नाम से ही हम लोग लौह पुरुष को क्यों जानते हैं? महात्मा गांधी को हम लोग लौह पुरुष क्यों नहीं कहें? तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि सरदार पटेल ने देशी रियासतों के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सभी को पता है जब 1947 में हमारा देश आजाद होती है, उस समय 2 ऐसा देशी रियासतें थी जो हमारे देश में शामिल नहीं होना चाह रही थी। एक हमारा हैदराबाद, एक हमारा जूनागढ़। तो मेरे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल और बीपी मेनन को कहा, अरे सरदार पटेल और बीपी मेनन, देश के सारे शहर एक हो गया है पर हैदराबाद और जूनागढ़ नहीं हो पा रहे, जाओ उनके नवाब को समझाना। नवाब का मतलब वहां के राष्ट्रपति, वहां के मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री ने नवाब के नाम से जानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जैसे आदेश मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जाते हैं हैदराबाद के नवाब को समझाने के लिए। वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है, उसको भूला फुसला के कहता है कि देखो आप ही को देश का प्रधानमंत्री बना जाएगा। तब जाकर उन्होंने सिग्नेचर कर दिया कि मैं भारत के साथ विलय हो गया हूं। मेरे दोस्तों इस कारण से लौह पुरुष की संज्ञा दिया गया। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खां को।
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बताएंगे सर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होगा हमारा फजल अली। क्या हो जाएगी सर? न्यायाधीश कौन था? फजल अली। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खुली अर्थव्यवस्था क्या है? तो खुली अर्थव्यवस्था का आशय है अर्थव्यवस्था पर राज्य का कम से कम हस्ताक्षर तथा विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ स्वतंत्र लेन देन व्यवस्था। नहीं समझ में आया सर? आपने क्या समझा? देखिए मेरे दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था हम लोग उसे कहते हैं। आखिर खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था जब दुनिया का सारा देश एक दूसरे के देश को बिना रोक टोक अपने सामान को जाकर बेच सकते हैं। जैसे भारत के लोग बिना रोक टोक अपने सामान को अमेरिका में जाकर बेच सकते हैं, अमेरिका वाले कुछ नहीं कहेंगे। जब अमेरिका वाले सामान को साउथ अफ्रीका में जाकर जब बेच सकते हैं, साउथ अफ्रीका वाले कुछ नहीं कहेंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? खुली अर्थव्यवस्था। स्वतंत्र रूप से व्यापार करना ही खुली अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से वही हो गया मेरे भाई, एजेंडा 21 के मुख्य बिंदु क्या है, ये भी आपको देखना है भाई। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन क्या है, ये सब क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आप लोगों को स्टार्ट करूंगा। सारा क्वेश्चन आप लोगों तक मैं बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। फिलहाल बात करता हूं मेरे सर नेक्स्ट वीडियो में।